All right. So, good evening, friends. Welcome you all to CSC Asian Socratic Debates channel on Telegram. So, today we will be doing this is the third lecture of geography previous year questions. So, as you all know, we are running a rapid revision program on our channel, and every week we have targeted approach. Like we are doing environment now, and we had finished geography last week. So, we are doing previous year questions of geography. In the first two lectures, we had finished 2021 and some of the 2020 questions. We are starting from 10th question of 2020. ठीक है, तो आप the aim of the discussion is not only to read the question and solve the question, or it is not to just create an answer key, but rather go into in depth as much as possible and try to revise as हमें जितना डीप में आ सकते उतना कोशिश करनी है. तो प्लीज आप सब लोग को रिक्वेस्ट है, अपने क्रोम ब्राउजर में मोबाइल में आप लोग अपना अपना गूगल सर्च करते रहेंगे, नोटबुक्स बुक्स ओपन कर लेंगे, एंड जब भी आपको लग रहा है कुछ बोलना है, फील फ्री टू इंटरप्ट. ठीक है, सभी थोड़ा इंटरेक्टिव बनाए, अच्छा लगेगा, मजा आएगा. ऑल राइट, चलो स्टार्ट करते हैं 10 क्वेश्चन. सर गो अहेड. ओके, सोलर पंप के रिगार्डिंग दिया इन्होंने दो स्टेटमेंट, ट्रू और फॉल्स बताना है. सोलर पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सरफेस पंप, नॉट फॉर सबमर्सिबल पंप. पहला ये है. सेकंड है ये तो फॉल्स है ना, सोलर. फर्स्ट तो फॉल्स है ना. हाँ सर एक काम हाँ, करते दो हैं, वन false बाय है. वन चलते हैं, एक हाँ स्टेटमेंट ठीक लेते है, हैं, ट्रू के फॉल्स देखते हैं, फिर करते हैं. हाँ ठीक है. 10th का मैं बोलता हूँ. ये क्वेश्चन क्या है ना, लेट्स टेक इट होलिस्टिकली. इसमें क्या होता है, पावर जनरेशन में एसी जनरेट कर रहे हो या डीसी पावर जनरेट कर रहे हो, ये दिमाग में है ना, तो पूरा खत्म है. सोलर पावर है डीसी जनरेशन, मतलब जिस तरह से हम टरबाइन चला के एक मैग्नेटिक फील्ड को कट करके कुछ एसी जनरेट नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे आपको एसी टू डीसी कन्वर्जन कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. आप स्टोर भी कर सकते हो एक जगह. तो डीसी चीजें आपको, इट्स लाइक एनी अदर सोर्स. आप बैटरीज लेते हैं ना अपनी रिमोट चलाने के लिए, उतना ही सिंपल है. तो उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है. वो हर जगह हर अप्लायंस को यूज करने के लिए यूज होगा. हाँ, कुछ चीजें है लाइक हमारी पंखा वगैरह चलाते हैं, जो इंडक्शन होता है उसमें वो नहीं चला सकते. वो उसको चलाने के लिए आपको स्टेप अप करने के लिए कुछ डीसी टू एसी कन्वर्टर चाहिए, वो इन्वर्टर या कुछ और. तो ये तो एग्रीकल्चरल अप्लायंसेस सारे स्टैंड अलोन रहेंगे, तो इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन रहेगा ही नहीं. मतलब आप सर हर पहला चीज ट्रू, के लिए यूज कर सकते पहला हो. वाला ट्रू है कि फॉल्स है सर, फर्स्ट स्टेटमेंट? पहला वाला फॉल्स है, क्योंकि सबमर्सिबल पंप को भी यूज कर सकते हो आप. ओके. एंड इसका लॉजिक बता दिया ना. इस तरह के क्वेश्चंस आते ही रहेंगे. ये सारे क्वेश्चंस इंजीनियरिंग सर्विसेज में कॉमन है. दिस विल बी द सिंपलेस्ट क्वेश्चन. और इसको थोड़ा जनरल चीजें है ना, यहाँ इसके लिए इंजीनियरिंग की नॉलेज जरूरत नहीं है. कॉमन स्कूल लेवल चीजें इज एनफ जब भी लगता है. और इस तरह की चीजें करंट अफेयर्स में रहते हैं, तो वो लाके डाल दे रहा है. कहाँ पे? सीएससी पे भी. लास्ट टाइम R2 कोड आया था 2021 में इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो भी इंजीनियरिंग सर्विसेज की एग्जाम्स का, मतलब 2016 में था इफ आई एम नॉट रॉन्ग. डायरेक्ट क्वेश्चन लाके डाल दिया एज इट इज. हाँ ठीक है सर, ये डीसी वाला आपने सही बताया, मतलब कि अगर वो हो सकता है तो ये भी हो सकता है. सही बोल रहे हो. सेकंड स्टेटमेंट है सोलर पावर कैन बी यूज फॉर रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप्स बट नॉट फॉर विद द पिस्टन्स. अब ये भी हो सकता है ना, ये भी मतलब फॉल्स ही है तो. वो यहाँ पे हर चीज चला सकते हो, डीसी हाँ का सोर्स. सर, ये तो कुछ देखना है क्या गूगल वगैरह सर्च, ये पंप वम्प तो ये तो कुछ ज्यादा टेक्निकल पूछ दिया है इन्होंने. देखो, आप एग्रीकल्चर फील्ड में कभी गए हो तो आपको लगेगा नॉर्मल चीज. ये पंप्स क्या है, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, ये सारे चीजें नॉर्मल पानी को बोर से निकाल के डालने वाला पंप्स है. इसके लिए क्या आप नॉर्मल घर की फैन की तरह चीजें रहते हैं, ये नॉर्मल पंप है. मोटर तो नॉर्मल मोटर है. आप जिस तरह से अपनी गाड़ी में, टू व्हीलर की गाड़ी में जो रहता है ना घुमाने के लिए,
सेम चीज उस पंप में होता है, तो ये याद रखो। हाँ, एक काम कर सकते हो आप, क्या क्या नहीं चला सकते हो याद रख लो। घर में जो अप्लायंसेस होते हैं ना, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे चलता है, घर का फैन, वो नहीं चला सकते हो डायरेक्टली। वो भी चला सकते हो अगर आपके घर में इन्वर्टर हो, या नहीं तो कुछ कन्वर्टर जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करने वाला जनरेटर या कुछ। तो बाकी चीजें सारे चीजें कर सकते हो। ठीक है सर, आई थिंक ये क्वेश्चन अब फिर से नहीं आएगा, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो कुछ और आएगा। आगे चलते हैं, क्या लग रहा है? हम्म, हाँ सही बोल रहे हो सर, वो बस आगे रैंडम फैक्ट दिया उन्होंने। हाँ हाँ, एक बार मतलब ठीक है यार, हमेशा नहीं होगा, और हो भी गया तो कुछ कर नहीं सकते, किसी को नहीं आएगा। चलो आगे। इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर के बारे में बोल रहा है भाई, कौन सा हो सकता है? पहला है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ये तो होगा क्योंकि डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, सोइल वोइल का वो बना रहता है, मतलब कि फर्टिलिटी बढ़ेगी इससे। ठीक है। लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन, हाँ लेग्यूमिनस क्रॉप का तो पर्पज ही यही होता है ना, सोइल फर्टिलिटी बढ़े, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़े, सब रहता है। ये दो लास्ट के नहीं पता था मुझे, तो अभी भी नहीं पता है। आई टेंसियोमीटर यूज क्या होता है? यार, टेंशियोमीटर यूज का और इको फ्रेंडली का क्या रिलेशन है? टेंशियोमीटर होता क्या है पहले तो? देखता हूँ सर मैं, एक मिनट। मैं भी देख रहा हूँ टेंशियोमीटर क्या होता है। देखो, सरफेस अ, टेंशन करने वाला है, सरफेस टेंशन काउंट करने वाला है। इसका ना हम्म, इस तरह की क्वेश्चंस को डील करने में क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ये सारी चीजें मेंस लिखते टाइम, मेंस का पढ़ रहे हो तो आपको ये सारी चीजें दिखते ही रहेंगे, वो GS3 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी और GS1 के एग्रीकल्चर पार्ट के लिए। तो एक चीज याद रख लो, जो कुछ भी मेजर कर रहे हो मतलब यू आर ऑप्टिमाइजिंग उसका यूज। आप ड्रिप इरिगेशन कर रहे हो मतलब कितना पानी जरूरत है वो पहला मेजर करके कर रहे हो, तो इट इज क्लाइमेट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली। तो टेंशियोमीटर ही नहीं, कुछ भी मीटर रहने दो, आप मेजर करके उसके हिसाब से डिसीजन ले रहे हो, कितना पानी है, कितना फर्टिलाइजर, जो कुछ भी हो। तो हर मीटर का यूज इको फ्रेंडली के लिए मानना चाहिए। सो उस तरह से अप्रोच करने से इस तरह की क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे। वी स्टॉप आवर सेल्फ फ्रॉम ओवर थिंकिंग। एकदम से साइलेंस हो गया। हाँ ठीक है, वही है वो वाटर पोटेंशियल के लिए दिया हुआ है इन्होंने फिर कि। वैसे आंसर क्या है इसका? सारे होना चाहिए, 1 2 3 4। नहीं, यूपीएससी आंसर सर ए है मेरे हिसाब से, तो जहाँ तक मुझे याद है ये लोग सर इज देयर वर्टिकल। एनी वे, एक चीज यार, मतलब इज देयर एनी वे टू हैव ऑल यूपीएससी ऑफिशियल क्वेश्चंस के पीडीएफ एंड ऑल यूपीएससी आंसर के पीडीएफ? किसी के पास है क्या ऐसा कुछ एक जगह पे रखे हुए, ड्राइव में वगैरह? 20 वाला तो है मेरे पास अभी भी ऑफिशियल। चेक कर लो यार प्लीज, कोई मतलब यार, बाकी लोग को भी पूछ रहा हूँ मैं, किसी के पास ऐसे यूपीएससी के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर एंड यूपीएससी के ऑफिशियल आंसर की रखे हुए हैं किसी के पास, लास्ट 10 ईयर्स के, 8 ईयर्स, 7 ईयर्स के? अब मेरे पास है सर लगभग, मतलब 2011-12 से मैं कर देता हूँ शेयर, हाँ ऑफिशियल यार है प्लीज मेरे। कर देना। हाँ कर देना शेयर, मैं उसको मर्ज कर दूंगा, एक ही फाइल में पूरा आ जाएगा। ठीक है देखो, ठीक है। हाँ, चलो आगे। इसका क्या होगा ऑफिशियल आंसर? चैंडलर, डेसिफर, रॉबिनहुड, सीपीएल, पता है? ये सेट ए का 90 क्वेश्चन है ये वाला, और इसका आंसर इन्होंने दिया है। पीएससी ने इसको ए दिया था आंसर। हाँ ये दिया यूपीएससी ने इसको। वर्टिकल फार्मिंग हटा दिया था। क्यों? ऐसा क्यों हटाया फिर? वर्टिकल फार्मिंग होगा ना यार, इको फ्रेंडली होता है ये, है ना हमारा। यार अब देखो, आंसर पता चलने के बाद तो हम कैसे भी जस्टिफाई कर लेंगे। नहीं यार, मैं बोल रहा हूँ वो तो होता है ना इको फ्रेंडली वर्टिकल फार्मिंग, हटाया क्यों है ये बोल रहा हूँ मैं तो। अरे छोड़ो यार, इसका कोई प्रिसाइज डेफिनेशन थोड़ी होगा इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर का।
होता है क्या कुछ? इको फ्रेंडली का मतलब ये है कि एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट ना पड़े, मतलब ये न्यूट्रल रहे, एनवायरनमेंट न्यूट्रल। मैं ना एक गूगल कर तो रीजन क्या आ रहा है इको फ्रेंडली होने के लिए। हम सिर्फ क्रॉप्स पे ही नहीं, इंसेक्ट्स जो कुछ भी अलाइड थिंग्स होते हैं उनको भी हिंडर नहीं करना चाहिए। तो वर्टिकल फार्मिंग जब भी कर रहे हैं तो वी आर हिंडरिंग द एंट्री और एडवेंट ऑफ इंसेक्ट्स। पता नहीं, ऐसा भी सोचेंगे क्या? तो सर ये तो फिर क्रॉप सर वो डाइवर्सिफिकेशन जो हम लोग करते हैं वहां भी तो खाद वगैरह डालते होंगे ना, उसमें भी तो होता होगा ना। अब ऐसे हर चीज को सोचने लगोगे तो फिर तो हर ऑप्शन गलत हो जाएगा ना। क्रॉप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बोल रहा है वो, डाइवर्सिफिकेशन से तो ऑर्गेनिक नहीं बोल रहा। हानि का इफेक्ट होता है वो वैसा सोचने से। अरे तो छोड़ो हम्म। यार, मतलब मेरे हिसाब एग्जैक्टली से ना देर इज नो प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर। अब ये इंटरप्रिटेशन के लिए ओपन है यार, इसको मतलब कहीं लिखा हुआ है तो बात अलग है, ये तो फिर हम अपनी दिमाग तो कुछ भी लगा सकते हैं ना। चलते हैं आगे, किसी को कुछ है सर क्या एक इसके बारे सेकंड, में? सर वो सॉइल पे प्रेशर बढ़ा देता है, इसलिए नहीं है इको फ्रेंडली। मतलब आप उतने ही सॉइल में मतलब डबल से भी ज्यादा क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं ना। तो ये मतलब एक इस बार का एक सिलेक्टेड बंदा था, उसने बताया था कि उसने एग्जाम में इसको ऐसे इंटरप्रेट किया था कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू। चलते हैं आगे, कुछ ऐड करना है किसी और को? तो ये सोयल लेस होता है ना, क्या नाम है, वर्टिकल फार्मिंग वाला, तो इतना कहाँ यूज करते हैं यार हम नहीं, लोग, क्या सॉइल नाम होती है। है ना, थोड़ी बहुत तो सॉइल होती है। थोड़ा बहुत सॉइल तो जरूरत है। अगर वैसा बोलना है तो आप जो आप बोल रहे हैं केमिकल हाइड्रोपोनिक्स हीट है यूज विदाउट कर सॉइल। सकते हो। सी, अरे सर इफ यू आर बट डूइंग ये इट इन इंडोर्स। विकिपीडिया पे दिखा रहा है कि वर्टिकल फार्मिंग हम वर्टिकल स्टेक में करते हैं। इट इज ओपन इनकॉर्पोरेट कंट्रोल एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर विच एम्स टू ऑप्टिमाइज प्लांट ग्रोथ एंड सोइललेस फार्मिंग टेक्निक्स सच एज हाइड्रोपोनिक्स, जो आप बोल रहे हो ना वो इसके अंदर ही आता है वर्टिकल फार्मिंग में। अब ये डिबेटेबल ही रह गया मेरे हिसाब से तो। वही मैं कह रहा, देयर इज नो प्रिसाइज डेफिनेशन गिवन बाय द गवर्नमेंट और गिवन बाय सम ऑर्गेनाइजेशन, एटलीस्ट दैट आई डोंट नो। तो फिर हम इंटरप्रेट ही करते रहेंगे इसको, बस छोड़ो। बाउंसर था ये, मतलब ठीक है, तुक्का लग गया तो लग गया, नहीं तो ठीक है। हम्म, चलिए अगला है फर्टिगेशन इन एग्रीकल्चर के बारे में दिया, एडवांटेज बताना है भाई। कंट्रोलिंग द एल्कनिटी ऑफ इरिगेशन वाटर इज पॉसिबल। बताओ होता क्या है, पहले ये बताओ। फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन, मतलब जो इरिगेशन करते हैं ना अपन, स्प्रिंकलर से हो गया या पाइपलाइन से हो गया, उसी के अंदर स्टार्टिंग में ही फर्टिलाइजर छोड़ देने का, वो डिजोल्व होते रहता है, जाते रहता है रूट्स तक। ये होता है फर्टिगेशन। अल्कलिनिटी तो कंट्रोल हो सकती है ना, आई थिंक कंट्रोल्ड वे में डालेंगे तो, पता नहीं। हाँ हाँ होगी सर, होगी ना, क्योंकि अगर बैलेंस करके डालेंगे तो होगा ना ये तो अल्कनिटी वाला तो। सेकंड स्टेटमेंट बताओ, ट्रू है कि फॉल्स है? efficient application of rock phosphate and all other phosphatic fertilizer is possible, ये बताओ ट्रू है कि फॉल्स है? क्या है? सेकंड स्टेटमेंट जो है ना रॉक फॉस्फेट वाला, क्या वो ट्रू है कि फॉल्स है, ये बताओ। एफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ रॉक फॉस्फेट एंड, हाँ क्योंकि इसमें क्या करते हैं हम लोग, ड्रिप इरिगेशन के थ्रू करते हैं। जो रॉन्ग ड्रिप है। इरिगेशन वाला होता है ना उसी में डाल देते हैं इसको, फर्टिलाइजर वगैरह को। तो एफिशिएंट एप्लीकेशन तो होगा ना, क्योंकि ड्रिप बाय ड्रिप गिरेगा तो फिर। नवीन सर, मैंने भी लॉजिक एग्जाम हॉल में ये यही रॉन्ग लगाया है था, बताओ सर क्यों रॉन्ग है? क्योंकि वाटर में सॉल्यूबल नहीं है, वाटर में मतलब सॉल्यूबल नहीं रहता है फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। एग्जैक्टली, थैंक यू रॉबिन हुड। मैंने भी नवीन सर एग्जाम हॉल में यही लॉजिक लगाया था, लेकिन बाद में पता चल गया कि भाई रॉक फॉस्फेट डिजोल्व नहीं होता है। ओके। थर्ड स्टेटमेंट, इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स इज पॉसिबल, सही है कि गलत है? हाँ ये तो फ्लैट ही लग रहा है। अगर ऊपर पहला वाला हो सकता है तो ये तो होएगा सर। ओके नेक्स्ट रिडक्शन लीचिंग ऑफ केमिकल न्यूट्रिएंट है, क्योंकि ड्रिप बाय ड्रिप डाल रहे तो लीचिंग नहीं होगी, क्योंकि पानी तो जितना जरूरत है उतना ही जा रहा है ना। ठीक है। तो क्या है?
सी हाँ है क्या हाँ इसका भी? देख लीजिए, लेकिन सी ही होगा वो, या तो मुझे याद है। वैसे यार कुछ ऐड करना है किसी को फर्टिगेशन के बारे में, एक्स्ट्रा बताओ कुछ तो इन्फॉर्मेशन। जो भी अपन ने 3-4 कीवर्ड देखे ना, इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर, फर्टिगेशन एंड, और क्या था ऊपर, हाँ इसके पंप बारे में वाला था। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताओ कुछ तो। गूगल सर्च करो आप लोग सभी लोग, एंड कुछ भी एक्स्ट्रा बोल दो जो भी आ रहा है, जल्दी जल्दी। मैं फर्टिगेशन वाला कर रहा हूँ, आप लोग वर्टिकल फार्मिंग और उस पर देख लीजिए, डिवाइड कर लीजिए काम को, जल्दी हो जाएगा। मैं फर्टिगेशन का एक पॉइंट पढ़ रहा था, एक पॉइंट अच्छा दिखा मुझे। फर्टिगेशन, unless it is a proportional fertigation, it is not advantageous for environment conservation. सही बात है ना, फर्टिगेशन के नाम पे अगर ज्यादा ज्यादा डाल दिया तो वही बात होगी। मतलब रेट ऑफ फ्लो एकदम प्रिसाइसली पता होना चाहिए ना, पानी का भी स्पीड कितना है वो पता होना चाहिए एक्यूरेटली। ठीक है, फर्टिगेशन कंबाइन करता है मतलब फर्टिलाइजेशन और इरिगेशन को। बहुत सारे न्यूट्रिएंट जो सोइल में नहीं होते वो सप्लाई करते हैं हम लोग। दीज फर्टिलाइजर आर डिजोल्व कंप्लीटली इन इरिगेशन टैंक, वाटर टैंक लिखा हुआ है, इन एडवांस। उसके बाद हम डिलीवर करेंगे फिर सोइल में। कुछ भी हो सकता है यार इसमें, अमोनियम नाइट्रेट वगैरह, यूरिया वगैरह, कुछ भी। एडवांटेज तो वही अच्छी अच्छी बातें, मोर एक्यूरेट एंड यूनिफॉर्म होगा, स्पेसिफिक एरिया पे कर सकते हैं हम लोग। न्यूट्रिएंट आर इमीडिएटली अवेलेबल टू द प्लांट्स, अपटेक ऑफ द न्यूट्रिएंट बाय रूट इज इम्प्रूव। ठीक है, न्यूट्रिएंट का लॉस कम हो जाएगा, पानी बचेगा अपना, लेबर एनर्जी सब बचेगा, अच्छी अच्छी बातें जो है। As water and fertilization are supplied evenly to all the crops through fertigation, there is a possibility of getting 25 to 50% higher crop yield. कुछ कुछ और मिला किसी को? डेसिफर, अक्षय, एनलाइटन लामा, अभिजीत, वर्ल्ड वॉर 1, गैरगॉन, सीपीएल, एस्थेटिक, रॉबिन हुड। Did you guys find anything important? Hello. सर लग रहा मैंने सर वर्टिकल हाँ वर्टिकल बोलिए बोलिए। फार्मिंग वर्टिकल फार्मिंग के बारे में देखा है। इसके 3 टेक्निक बताए गए हैं, एक हाइड्रोफोनिक्स है, एक एक्वाफोनिक्स है, एक एरोफोनिक्स। हाइड्रोफोनिक्स में जो प्लांट की ग्रोइंग होती है जिसमें कि सॉइल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, प्लांट्स के रूट को जो है मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम और कैल्शियम में सबमर्ज्ड किया जाता है। और एक्वापोनिक्स जो होता है वो हाइड्रोपोनिक्स से एडवांस मेथड है, जिसमें कि हम एक एक्वेटिक और मतलब क्लोज लूप सिस्टम में जो है प्लांट को ग्रो करते हैं। एक स्टेटमेंट है, ट्रू है कि फॉल्स है बताओ। एलईडी लाइट्स कैन बी यूज्ड इन वर्टिकल फार्मिंग, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ट्रू। हो सकता है। अभी पढ़ा व्हाई था व्हाई ट्रू? मैंने, क्या करेंगे, क्या पढ़ा आपने, बताओ जरा। मतलब सर अभी मैं सर्च कर रही थी ना तो उसमें आया था, तो जल्दी से देखा था कि हाँ एलईडी यूज कर सकते हैं, डीप नहीं पढ़ा सर। ओके, नो इश्यूज। मतलब ऐसा लिखा है यहाँ पे कि स्पेशलाइज्ड एलईडी लाइट्स आए हैं जिसकी वजह से भी 10 टाइम्स क्रॉप यील्ड भी पॉसिबल हो गया है।
अच्छा, वर्टिकल फार्मिंग is less disruptive to native plants and animals. True or false? आई थिंक ट्रू होना चाहिए। हाँ, क्योंकि मतलब हम इन्वेड नहीं कर रहे हैं ना बाकी जो प्लांट्स एंड एनिमल्स की स्पीसीज है ना, Yes. वी आर नॉट टचिंग द एनवायरनमेंट मच। एक तो कुछ तो होता है ना प्लांट्स के लिए रिक्वायरमेंट होती है यार, मेजर एलिमेंट्स एंड माइनर, ऐसा कुछ होता है ना, क्या होता है वो, याद है किसी को? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइनर न्यूट्रिएंट्स, पता है किसी यस को? सर, वो होता है एनपीके होते हैं माइक्रो माइक्रो। माइक्रो और मैक्रो एंड माइक्रो। हाँ, बताओ ना माइक्रो वाले कौन से हाँ, होते हैं? तो माइक्रो जो होता है उसमें होता है एनपीके। नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है, पोटास होता है, कैल्शियम होता है, सल्फर होता है और मैग्नीशियम होता है। और बाकी मतलब ये मेन होते हैं ना ये। हाँ, ये एनपीके माइक्रो है और कैल्शियम। माइक्रो है, और माइक्रो होता है आयरन, जिंक, कॉपर, बोरॉन, मैग्नीज, मोलिबेडनम, क्लोराइड, ये सब माइक्रो होते हैं। ओके, थैंक यू सर। तो याद रखना पड़ेगा ये जो है ना। सर मैक्रो वाले को एनपीके सीएस करके याद कर सकते हैं। ओके, एनपीके सीएस, ठीक है सर। सी से क्या होगा, कैल्शियम है क्या? सी से कैल्शियम और एस से सल्फर। मैग्नीशियम भी तो होता है ना, मैग्नीशियम। हाँ, मैग्नीशियम, एनपीके सीएसएम। और कुछ बाय द वे, जो लोग नहीं बोल रहे ना, हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे जब तक कोई बताएगा नहीं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। एक्वापॉनिक्स में और हाइड्रोपॉनिक्स में क्या डिफरेंस है? सर हाइड्रोपोनिक्स में जो है, जो प्लांट ग्रो होता है उसमें सॉइल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, विदाउट सॉइल इन्वॉल्वमेंट होता है। सर सॉइल दोनों में यानी नहीं होता प्लांट्स रूट को जो है, हाँ हाँ, एक्वापोनिक्स में हाइड्रोपोनिक्स में ना और वाटर में ही वाटर, उगाते हैं प्लांट्स हाँ, को। वाटर रिड्यूस और और एक्वापोनिक्स में क्या करते हैं कि वाटर में, उसी वाटर में हम फिशेस को भी लेते हैं, मतलब एक्वाकल्चर भी करते हैं, फिशेस को भी उसमें लेते हैं वाटर में। तो जो फिश की ड्रॉपिंग होती है वो एक तरीके से न्यूट्रिएंट का काम करती है जो प्लांट्स को हम उगा रहे हैं। हाँ, इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन एक तरह से हम बोल सकते हैं। एक्वाकल्चर में जो होता है सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है क्या यहाँ पे एक्वापोनिक्स में? एक्वाकल्चर बस फिश की रियरिंग होती है ना, इसमें फिश की रियरिंग प्लस प्लांट दोनों कर रहे हैं एक्वापोनिक में। मतलब एक्वाकल्चर और पिसीकल्चर में फर्क क्या है? एक्वा में सब आ जाएगा, पीसी में फिश आती है बस, एक्वा में सारे आ जाते हैं जो भी एक्वेटिक प्रॉन्स और ये सब होते हैं ना, सब एक्वेटिक Okay. माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे एंड देन एरोपोनिक्स क्या होता है? एरोपोनिक्स इसमें एयर में प्लांट को ग्रो करते हैं, यानी कोई सॉलिड लिक्विड मीडियम नहीं होता है। अच्छा, पानी भी नहीं होता है मतलब, तो कैसे करेंगे यार बिना पानी के? मिस्ट स्प्रे कर देते हैं ना, स्प्रे मिस्ट स्प्रे होती है बस। ओके, नाइस। चलेगा आगे अपन, आई थिंक हो गया काफी हद तक। अच्छा, एक चीज बताओ, ये एरोपोनिक्स इज 90% लेस वाटर एफिशिएंट या फिर हाई वाटर एफिशिएंट देन अदर टेक्निक्स, ट्रू और फॉल्स? ट्रू होना चाहिए। ट्रू। या तो मतलब सिर्फ 10% पानी में चलता है काम इसका? हाँ सर। चलो बढ़िया है। चले आगे चले, तो कुछ ऐड करना है किसी को? नवीन सर? हाँ चलिए सर, चलिए। अच्छा, इन वर्टिकल फार्मिंग हाई एनर्जी कंजम्पशन नीडेड, ट्रू और फॉल्स? कैन यू ट्रू होगा रिपीट? ये। रिपीट कर दो एक बार। इन वर्टिकल फार्मिंग हाई एनर्जी कंजम्पशन नीडेड। ट्रू।
ट्रू लग रहा है सर मेरे को भी, ट्रू ट्रू है। क्योंकि वो पानी को घुमाना पड़ेगा ना, ऑल द टाइम मोटर चलानी पड़ेगी, छोटी भी है तो भी। लेकिन पता है उसमें भी एक होता है यार, दे यूज ग्रेविटी। मतलब मैंने थोड़ा यूट्यूब पे वीडियो देखे थे ना, तो द वर्टिकल फार्म्स आर डिजाइन इन अ मैनर कि एक बार ऊपर पानी ले लिया ना तो पूरा पानी घूमते रहेगा ग्रेविटी की वजह से। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ये मिनरल दिए बताना यार कौन सा मेजर है एज पर ऑफिशियल। अरे फिर से आ गए क्या? सैंड इज माइनर मिनरल पे आया था ना पहले कुछ तो। लेकिन ये अलग ना, ये 20 में आया सर, वो पहले आया हुआ कभी। हाँ हाँ, मतलब मेजर मिनरल एंड माइनर मिनरल की बात कर रहा हूँ मैं। चलो क्वेश्चन तो पढ़ लो पहले, फिर बात करते हैं। बताओ पहले वाला है बेंटोनाइट, है क्या नहीं है ये? ये तो लिस्ट में है शायद, पढ़ा था मैंने। होता क्या है और ये क्या यूज है इसका? भाई सिर्फ क्रोमाइट सुना हुआ लग रहा है, बाकी तो पता ही नहीं कुछ। काइनाइट, सिलिमेनाइट, बेंटोनाइट, नो आइडिया। क्ले समथिंग दिखा रहा है गूगल पे, तो यार क्या है ये? यार एक चीज बताइए, कहाँ दिया हुआ है मेजर मिनरल्स माइनर मिनरल? कौन सी एनसीईआरटी में? ह्यूमन वाली में है क्या, इकोनॉमिक वाली में? वैसा नहीं होगा आई थिंक, जहां तक मुझे इतना तो पता है नहीं दिया गवर्नमेंट वैसे। नोटिफाई करती है। हम्म, यहाँ पे डोनाल्ड क्या सर है, के नोट्स में ये है ना। गवर्नमेंट के मेजर मिनरल, ऑफिशियल साइट पे है। हाँ देखो कुछ थिंग इज किया दैट होगा, मुझे लग गवर्नमेंट रहा है पीआईबी का आया होगा तो ये वहां से उठा के चिपका दिया इन्होंने। उस टाइम किया होगा ना कभी कोई। माइनिंग का जो होता है ना, मेजर मिनरल्स को सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, माइनर मिनरल्स को स्टेट्स को छोड़ देती है, ऐसा कुछ होता है। तो उस सेटलमेंट में गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, तो उस नोटिफाई करने का प्रक्रिया कुछ हुआ होगा एग्जाम से पहले 6 महीने या 7 महीने पहले, तो वो मामला है। बहुत अंदर से क्वेश्चन आया था। एंड सिलिमेनाइट जहां तक मुझे पता है, आई एम थिंकिंग इट्स अ वाइल्ड गेस, बट एलम होता है ना, एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है ना, जो वाटर हाँ हाँ वही प्यूरिफिकेशन में होता है, यूज वही करते है। हैं, हाँ आई थिंक वही है। नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी, उसी में से ये लिया गया था। अब हमें वो भी पढ़ना पड़ेगा। नहीं इतना नहीं, एक क्वेश्चन के पीछे इतना नहीं पढ़ना। स्किप करने का। वैसे कभी दिख गया तो ठीक है, नहीं तो छोड़ो। तुक्का मार तो 4 ऑप्शन दे रहा है तो 2 वाला ठीक होगा। ऐसा कुछ फंडे चल रहे मार्केट में, उनको लगाओ। है तो 50-50। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के साइट पे दिया होगा। चले क्या फिर, इसमें कुछ बताना है किसी को? मेजर मिनरल, माइनर मिनरल? अरे बोल दो कोई ना कोई यार। सर ये बेनोटाइट तो माइनर है, बाकी सब मेजर है। आंसर डी है इसका। आंसर क्या डी है क्या? हम्म, आपने क्या बोला? बेंटोनाइट माइनर है, बाकी सब मेजर है, ऐसा? ओके गूगल सर्च दिखा रहा है ये ऐसा कुछ। यार, इसमें बेसिक, ओके ओके, बेसिक बोल दो ना, मतलब ऐसे क्या होता है सर मेजर मिनरल, क्या मेजर मिनरल्स जो होता है ना, वो माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1957 जो है, उसके फर्स्ट शेड्यूल में जो जो मेंशन है वो मेजर मिनरल्स है।
Anything else, guys? दूसरा चीज क्या है ना, एक और मैं बोल दीजिए। जैसे मैं अभी देख रहा हूँ यहाँ इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के साइट पे दिया हुआ है माइनर मिनरल्स 2017 में। यहाँ लिस्ट दिए हुए हैं कुछ 10-15। शेयर कर जैसे दो। हाँ, तो बारिट्स है, बेंटोनाइट है जो ऑप्शन में दिया हुआ है। हाँ, बेंटोनाइट, ये माइनर मिनरल्स है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है इनका कुछ यार फंडा। ये मेंशन है कि एंट्री नंबर जो 23 है ना अपनी स्टेट लिस्ट में, मैंडेट द स्टेट गवर्नमेंट टू ओन द मिनरल्स लोकेटेड विद इन देयर ओन बाउंड्री, ठीक है। और एंट्री नंबर 54 यूनियन लिस्ट में, सेंट्रल लिस्ट में, मैंडेट द सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट टू ओन द मिनरल्स विद इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया। इसको सबको रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये एक्ट बनाया, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। सीजी का ओनरशिप होता है ऑल ऑफशोर मिनरल्स मतलब जितने हम हाई सी में या जेड में करते हैं वहां पे अपना सेंट्रल गवर्नमेंट रखता है, और मेजर मिनरल का और माइनर का भी स्टेट को दे रखा है। और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जो होता है ना, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, वो फंड के तहत हर वो माइनिंग डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड रखना चाहिए, ताकि माइनिंग के टाइम पे किसी का हेल्थ इफेक्ट हुआ तो उनका देखभाल करने के लिए ये काम आता है। तो अगर उस डिस्ट्रिक्ट में माइनर मिनरल्स है तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड सेटअप करने का जरूरत नहीं है। करना है तो कर सकते हो, बट देयर इज नो ऑब्लिगेशन। मगर मेजर मिनरल है, एज ऑब्लिगेशन यू नीड टू डू इट। और उसका माइनिंग करने वाले कुछ 2% या कुछ डालते रहते पैसे, उस पैसे से इनकी हॉस्पिटल की खर्चा चलता रहता। इसको मार्च में अमेंड किया है गवर्नमेंट ने एक्ट को। मैं डाल देता हूँ लिंक, पढ़ लेना यार, बहुत बड़ा है तो। चलो कैसा राज चलेगा। और मेटालिक मिनरल्स मेजर में आते हैं बेसिकली। क्रोमाइट मेटालिक मिनरल्स। ये मेंस में भी सवाल पूछा है ना उन्हें कि अपना इतने मिनरल है फिर भी अपना जीडीपी टू एक्सट्रैक्शन रेशियो कम है। ये भी इसी कॉन्टेक्स्ट में शायद उन्होंने नया ये माइन अमेंडमेंट बिल किया है ना, उसी कॉन्टेक्स्ट में पूछा शायद। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। बोलो। क्या चल रहा है?
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ना। ओएमटी के बारे में सर दिया। आगे। हाँ, ओएमटी के बारे में दिया यार, ओशन मीन टेम्परेचर। बताओ पहले तो होता क्या है ये? मीन टेम्परेचर ही होता है ना ओशन का, हाँ मुझे पता लग रहा है। OMT is measured up to a depth of 26 degree isotherm, which is 129 meters in the southwestern Indian Ocean during January to March. बताओ ये वाला क्या है सीन? ये ओशन के टॉप और बॉटम का जो टेम्परेचर वेरिएशन होता है उसके मीन को बोलते होंगे शायद। ओके, तो और ये 129 मीटर्स नहीं होता है। कितना होता है? 59 meters. ओके, दे जस्ट ये क्वेश्चन सर एनसीईआरटी से है क्या? एनसीईआरटी ये क्वेश्चन द हिंदू से कॉपी पेस्ट करके डाला गया था, एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड। ओके, वहाँ 59 था ना, हाँ 129 घुमा दिया इन्होंने। बाकी ठीक है, ये साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन सर एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए पूरा। पढ़ दिया सर। नेक्स्ट स्टेटमेंट। अच्छा, OMT collected during Reference. January month. OMT collected during January March can be used in assessing whether the amount of rainfall in the monsoon will be less or more than a certain long-term mean. हाँ ठीक, सेकंड तो रीजनेबली लग रहा है क्योंकि काम वही होगा ना, मेजर करके पता लगेगा मॉनसून का क्या सीन है। हाँ कोई बोल रहा था कुछ? ये 129 मीटर नहीं होता, 50 to 100 मीटर्स होता है। ओके, और सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है। SST सी सरफेस टेम्परेचर और OMT में क्या डिफरेंस होगा फिर? सरफेस टेम्परेचर सरफेस का टेम्परेचर हुआ ना, ओशियन मीन टेम्परेचर थोड़ा डेप्थ में ले रहे हैं। कितना डेप्थ यार? 50 to 100 मीटर है ना, 59 एवरेज मतलब लेते हैं। SST है ना, वो फ्यू मिलीमीटर तक रहता है ऑफ टॉप ओशन लेयर, largely influenced by strong winds, evaporation, thick clouds. Also, it doesn't reflect the thermal energy available in the upper ocean. In contrast, OMT is measured up to a depth of 26 degree isotherm or is more stable and consistent. 50 to 100 ठीक है। तो बेटर कौन सा प्रिडिक्ट करेगा फिर मॉनसून को? SST करेगा या फिर ओशन OMT? OMT ठीक है, डीप में कर देना पड़ा। एक इंडियन ओशन डायपोल भी होता है ना इस कॉन्टेक्स्ट में, वो क्या होता है? इंडियन ओशियन डाइपोल का कंसेप्ट सर ऐसा है कि जैसा उधर का एल नीनो या एल लानिनो वाला है, लेकिन ये इंडियन ओशियन में है, मतलब इन द वेस्ट ऑस्ट्रेलिया और ये ईस्ट अफ्रीका, इन दोनों के बीच में कुछ टेम्परेचर कुछ डिफरेंस रहता है। तो इस उस सरफेस चीज को टेम्परेचर की डिफरेंस रेट कैसा मतलब क्या बोल रहे हो एनलाइटन? IOD जो होता है ना, वो डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ मतलब बे ऑफ बंगाल और वेस्टर्न इंडियन ओशियन के बीच बोल सकते हो। हाँ ठीक, ईस्ट और वेस्ट इंडियन ओशन बोल सकते हैं ना। राइट सर, राइट।
यार एक चीज मैंने लग रहा है मेरे को, हम्म, ज्योग्राफी के बारे में ना आर्टिकल बहुत कम आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं ना बहुत अच्छे आते हैं, एंड उसके ऊपर पीवाईक्यू बना ही लेते हैं वो लोग। हाँ देखो जैसे लास्ट ईयर शायद ग्लेशियर्स के ऊपर क्वेश्चन आया था ना, इश्यू गाइस रिमेम्बर, तो सीधा इंडियन एक्सप्रेस से उठाया था पूरा का पूरा वर्बैटिम। हिंदू ये और इंडियन एक्सप्रेस में कम आते हैं, बट फॉर ज्योग्राफी एनवायरनमेंट डाउन टू अर्थ में तो बहुत ही बढ़िया आर्टिकल्स आते हैं। भर भर के आते हैं उधर तो यार। मतलब वो चूज ही भी होता है, बकवास नहीं होता वहां पे, और उसमें पॉलिटिक्स भी नहीं होता है सीधा सीधा। यार मतलब देखो इसका तो सॉल्यूशन तो यार एक ही है, पता है आईओडी के कितने फेज मतलब होते हैं? इसका। यार 3 होता है शायद, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल ऐसा रहता है ना कुछ। हाँ, बता दो एक बार क्या क्या होता है किंतु किसमें। पॉजिटिव कब होगा? जब अपने वेस्टर्न साइड का टेम्परेचर ज्यादा होगा ना, ऐसा कुछ रहता है ना, क्योंकि लो एरिया प्रेशर यहीं पे बनना चाहिए, तभी हमको ज्यादा रेनफॉल मिलेगा ना। हाँ, वेस्टर्ली जब वीकेंड होता है। आईओडी पॉजिटिव है तो इंडियन मानसून को पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है, राइट? हाँ हाँ हाँ। राइट सर। हाँ, ये और ये पॉजिटिव आईओडी तभी होता है जब वेस्टर्न मार्जिन पे, वेस्टर्न जो इंडियन ओशियन है वो वार्मर होगा कंपेयर टू ईस्टर्न इंडियन ओशियन। अगर ईस्टर्न हो जाएगा तो फिर उधर चला जाएगा ना, ऑस्ट्रेलिया के साइड जितना भी होगा जो अपना, ऑस्ट्रेलिया की तरफ लो प्रेशर एरिया हो जाएगा, तो विंड वहां से आ नहीं पाएगी ना ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, ऐसा हो जाएगा ना। देखो, कैन वी इक्वेट, मतलब कॉज और इफेक्ट मान सकते हैं क्या? पॉजिटिव आईओडी इज कॉज फॉर लानिना। हाँ होता है, लानिना तो नॉर्मल कंडीशन का ही वो होता है ना, एल नीनो का रिवर्स होता है, तो बोल सकते हैं ना पॉजिटिव आईओडी होगा तभी लानिना आएगा ना फिर। एक एक दो वन कोज हो सकता है। ये प्रीलिम्स में तो चल जाता है, बट इफ यू आर राइटिंग फॉर मेंस उसका तो मैस्करेन हाइट के बारे में जिक्र जरूर कीजिएगा। राइट। विदाउट मैस्करेन हाइट एग्जैक्टली आपको डिपिक्शन करना आसान नहीं होगा, ऑल दिस आईओडी, एल नीनो, लानिना, सब कुछ। सर क्या है मैस्करीन हाइट स्पेलिंग? अरे तो मैं तो बताने MASCRENE मैस्क्रीन। ये सर जो अपना ईस्ट अफ्रीका है, ईस्ट अफ्रीका के थोड़ा सा ईस्ट में विद इन इन द ओशियन देयर इज अ मतलब हाइट, ओशियन रिज, दैट्स नोन एज मैस्क्रीन हाई। अरे मेडागास्कर के पास यार। राइट राइट, ईस्ट मतलब ईस्ट अफ्रीका, मतलब वही मेडागास्कर के पास, मेडागास्कर के अपर साइड में आई थिंक थोड़ा सा। हाँ वही। अच्छा, आईओडी का एनलाइटन सुन नहीं रहा यार, रिपीट कर दो एक बार। ये आईओडी का इम्पैक्ट जो है क्या साइक्लोन पे पड़ता है? हाँ सर, इम्पैक्ट तो पड़ता होगा। इधर आएंगे फिर अरेबियन सी वाले में ज्यादा आएंगे ना साइक्लोन, आईओडी अगर पॉजिटिव रहा तो थोड़ा बहुत, इसलिए नंबर बढ़ रहा है तो इसके साथ लिंक कर सकते हैं क्या हम। पॉजिटिव रहेगा तो अरेबियन में ज्यादा साइक्लोन आएगा। देखो यहाँ पे क्या है ना, प्राइमरी कॉजेस तो रहते ही रहते हैं साइक्लोन के लिए सारे चीजें। ये आईओडी क्या होता है, इट विल इंटरफियर विथ नॉर्मल कंडीशन। इफ इट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जो बारिश आ रहा है उसको और बढ़ाता है इंटेंसिटी। इफ इट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब अपोजिट साइड में इंपैक्ट कर रहा है ना, इट इज लाइक ए वेव, पॉजिटिव नेगेटिव होता रहता है टेम्परेचर। तो पॉजिटिव साइड कोइंसाइड हुआ तो नॉर्मल मानसून से एक्सेस मानसून आता है। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो नॉर्मल मानसून को वीकन कर देता है। राइट सर। दृश्यम सर आगे चले गया। क्या सर पूरा मानसून पढ़ के बैठे।
यार पता नहीं, आज के क्वेश्चन बहुत बकवास लग रहे हैं यार। चलो बकवास जोग्राफी मैं सर, मूड ही खराब कर दिया भाई। टफ है और टेक्निकल हाँ स्टैटिक ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, वो तो नाबार्ड का एग्जाम था उस साल। हाँ, अरे एक चीज यार, मतलब है नो, मतलब मैंने जो देखा है ना, पॉलिटी एंड मॉडर्न सॉरी पॉलिटी के जनरल अगर इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, अगर करंट अफेयर्स से भी हो तो भी सॉल्व कर सकते हैं हम खुद से, मतलब नहीं भी हाँ पढ़ाए तो वी कैन अप्लाई लॉजिक, वी कैन अप्लाई ब्रेन एंड वी कैन सॉल्व इट। बट मॉडर्न हिस्ट्री के, एंशियंट के, मिडिवल के या फिर ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो करंट से लिए भी है ना, अगर आपने आर्टिकल नहीं पढ़ा है तो यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट। इफ यू डोंट नो प्रॉपर्ली नहीं होगा सॉल्व। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका एक ही है, वाइड रीडिंग करना है, बट जो कि पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर सब लोगों ने मतलब ऐसे ग्रुप में डालना चालू कर दिया ना, एवरी डे एक या दो आर्टिकल जो स्पेशल है, जो बहुत ही अलग है डाउन टू अर्थ से वगैरह, तो सही रहेगा। तो जो भी लोग सुन रहे हैं ना, मतलब इफ पॉसिबल यार, ऐसे डाउन टू अर्थ के आर्टिकल वगैरह जो ज्योग्राफी वाले हैं, मॉडर्न हिस्ट्री वाले हैं, डाल दिया करो, ज्यादा सही रहेगा। चलो ये केमिकल पे है, केमिकल फर्टिलाइजर इन इंडिया पे दिया 3 स्टेटमेंट। एट प्रेजेंट द रिटेल प्राइस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इज मार्केट ड्रिवन एंड नॉट गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव। बताओ भाई फॉल्स। क्यों? ये करती है ना वो, मतलब मार्केट पे छोड़ देती है ना। ये तो मार्केट मार्केट में नहीं छोड़ देती है, गवर्नमेंट क्या करती, सब्सिडी इससे पहले जो फार्मर्स खरीद रहे थे उनको देती थी, अब क्या कर रही, प्रोड्यूसर को दे रही, मतलब इनपुट सब्सिडी दे रही, इनपुट कॉस्ट को घटा, मतलब जिस तरह से पीएलआई स्कीम चलता है ना, अगर आप पीएलआई स्कीम देखोगे उसी तरह आपको प्रोडक्शन में इंसेंटिवाइज कर रहा है। हाँ, अब मतलब प्रोडक्शन कंपनी को डायरेक्ट जा रहा है। यार फिर भी सर लेकिन आई थिंक प्राइस तो कुछ एडमिनिस्टर करता है ना वो, यूपीएस मतलब यूरिया के थ्रू देखो, फर्टिलाइजर ऑर्डर। आपको ना, अनलेस इफ यू आर रिड्यूसिंग द आउटपुट प्राइस जो कंज्यूमर को है, वो सब्सिडी नहीं देगा। तेरी इसको बोलते हैं एंटी प्रॉफिटरिंग प्रैक्टिस। जीएसटी हो, ये सारे चीजें हो, कहाँ भी आपको इधर इंसेंटिवाइजिंग या टैक्स को कट करना, तो एक एंटी प्रॉफिटरिंग मैकेनिज्म होता है, उसके तहत रैंडम चेक्स ही होते हैं ग्राउंड लेवल पे। एंटी प्रॉफिटरिंग इज डिफरेंट, इट इज रिगार्डिंग मतलब इफ देयर इज एनी प्रॉफिट ड्यू टू इम्पोजिशन ऑफ जीएसटी, तो दैट प्रॉफिट शुड बी पास टू द कंज्यूमर। सेम चीज यहाँ पे भी होता है, मतलब यहाँ पे भी आपको जब भी आपको इंसेंटिवाइज कर रहे हैं उसका प्रोडक्शन में, आप भी उस प्रॉफिट को पास ऑन करना चाहिए कंज्यूमर को, मतलब यहाँ पे फर्टिलाइजर खरीदने वाला फार्मर को, ताकि the final price of fertilizers is reduced. अभी आप डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर से बाई करते हो आप, राइट? जैसे कोई किसान है तो जाके किसी प्राइस जाके बाई करता है किसी शॉप पे, तो उसको टैग मिलता है, को टैग सिर्फ शो करता है ना, तो उसको पैसा मिलता है, उसको सब्सिडी रिटर्न होती है उसके अकाउंट में। यार देखो यूरिया की ऐसा नहीं केस होता भी चल रहा था कि ब्लैक मार्केटिंग ज्यादा हो रहा है इससे। सर वो आपका सही है कि बाई करके वो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। वो आपका कहना सही है, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट इज इंसेंटिव प्रोवाइडिंग द सब्सिडी टू द मैन्युफैक्चरर, और मैन्युफैक्चरर फिर उसको पास ऑन कर दे रहा है कस्टमर को, मतलब कम रेट में वो सब्सिडाइज रेट में सेल कर रहा है, लेकिन दैट सेल प्राइस इज आल्सो डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। 100 रुपीज का फर्टिलाइजर है, राइट? तो किसान को 100 रुपीज का ही मिलेगा, ठीक है? अगर गवर्नमेंट ने सेट किया ना मैक्सिमम प्राइस 60 रुपीज, जो 40 है एक्स्ट्रा रुपीज वो डायरेक्टली अकाउंट में आ जाएगा किसान के, प्लस वो पहले देना पड़ेगा 100 रुपीज, बाद में उसको मिल जाएगा 40। नहीं, अभी किसान को कुछ नहीं मिलता, गलत बोल रहे हैं आई थिंक। किसान को मिलता ही नहीं, किसान को नहीं दिया जा रहा है, अभी प्रोडक्शन को दिया जा रहा है, राइट? किसान को कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। दिस इज नॉट एलपीजी गैस। आप बोल रहे हो एलपीजी गैस जिस तरह से बाद में अकाउंट में गिरेंगे उस तरह से कुछ नहीं मिलता। मैं बता रहा हूँ 1100 का कट्टा आता है 50 किलो का, ये क्या नाम है, डीएपी का आप लाओगे ना मार्केट में जाके, तो आपको 1100 रुपए देने पड़ेंगे, तो वो आपको मिलेगा। किसान को कुछ नहीं मिल रहा। वो जो यूरिया का है ना, वो
50 किलो का आता है, वो 300 रुपए का आता है, तो वहां कुछ नहीं मिला। गवर्नमेंट सीधा उनके साथ लिंक करके जो एडमिनिस्ट्रेट कर रही है, ऐसा है। ग्राउंड लेवल पे किसान को कुछ नहीं मिलता, मेन बात ये है। तो वही है ये, और अमंग द मेजर्स गवर्नमेंट टुक, ये एक है। दूसरा है नीम कोटेड यूरिया है, मगर न्यूज ये भी आ रहा है नीम कोटेड यूरिया को भी नहीं रोक पा रहे, तो उसको भी कहीं और दूध में मिला रहे, क्या क्या कर रहे पता नहीं। बट ग्राउंड लेवल पे कुछ भी हो, एग्जाम में है ना, आइडियल चीज है, एटलीस्ट प्रीलिम्स लेवल में तो आइडियली सोच रहे हैं। मेंस में तो आपको ऑप्शन रहता है, अपना लैंग्वेज को थोड़ा केयरफुली यूज करते हुए कुछ भी लिख सकते हो। प्रीलिम्स में तो आइडियली सोचना पड़ेगा। तो सर फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है ना? हाँ, फर्स्ट तो रॉन्ग हो गया ना, राइट सर। क्योंकि एक तो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम है ना अपना, वो यूरिया के लिए को छोड़ के सबके लिए है। राइट सर। यूरिया को मांगा रहता है। अगला देख लो फिर। अभी नैनो यूरिया करके भी आया है ना? हाँ, क्या होता है ये? नैनो यूरिया इफको ने आई थिंक मैन्युफैक्चर किया है, और क्या होता है देखता हूँ सर मैं खोल के। किसी को पता है तो बता दो यार। ये लिक्विड फॉर्म में नैनो यूरिया सर। और इससे क्या होगा, इस नैनो यूरिया को यूज करने से जो रिक्वायरमेंट ऑफ केमिकल यूरिया की है वो 50% से रिड्यूस हो सकती है। मतलब इसकी यूजेज एफिशिएंसी काफी अच्छी है। वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड भाई, वर्ल्ड का पहला है, याद रखना। 80% इफेक्टिव है ये कन्वेंशनल यूरिया। कितना? 80% सर, 80। एक डाटा है कि इस यूरिया को यूज करने के बाद लगभग 8% एग्रीकल्चर यील्ड इंक्रीज हुई है सर, जहां ट्रायल किया है इसका। इफको को देख लो यार, पढ़ लो, बोलता हूँ मैं 2-4 पॉइंट। कोऑपरेटिव सोसाइटी है, होली ओन्ड बाय इंडियंस। 67 में बनी थी, 1967 में। उस टाइम पे 57 थी, आज 36,000 से ज्यादा बन गई है ये। ऑब्जेक्टिव तो वही होगा, अच्छी अच्छी बातें, फार्मर्स की प्रोस्पेरिटी वगैरह करेंगे, हाई क्वालिटी एग्रीकल्चर रिपोर्ट वगैरह ये सब देंगे। और इसको डेवलप किया है नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कलोल गुजरात। इफको का वहाँ सेंटर ना सर, इफको का वहाँ पर कलोल में आई थिंक सेंटर है, तो उन्होंने उनकी रिसर्च फैसिलिटी है वहाँ पर, उसमें होगा। हाँ, ये इफको का ही पेटेंटेड है, मेरे को दिखा रहा है। एक कॉन्सेप्ट है इसमें, लॉजिंग इफेक्ट। Lodging is the bending over of the stems near ground level of the grain crop, which makes them very difficult to harvest and dramatically reduce yields. तो ये नैनो यूरिया लॉजिंग इफेक्ट से भी सेव करता है, प्रोटेक्ट करता है क्रॉप को। वो गिर जाती है जो, ऐसा होता है ना? हाँ, अब ये कैसे करता है वो एग्जैक्ट तो नहीं पता सर। ये बोल रहा है कि सोइल को स्ट्रॉन्ग करता है, क्रॉप को स्ट्रॉन्ग करता है, इसकी वजह से लॉजिंग इफेक्ट से प्लांट क्रॉप को प्रोटेक्शन मिलती है। ठीक है सर, हो गया ये। इफको कब बनी थी? इफको 1967। मतलब ये ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ही मुझे लगता है जस्ट उसी टाइम पे बनी थी, टू सपोर्ट टू प्रोवाइड फर्टिलाइजर टू द फार्मर्स।
अगला इसको स्टेटमेंट, अमोनिया यूज एज इनपुट ऑफ यूरिया इज प्रोड्यूस फ्रॉम नेचुरल गैस। हाँ, ये तो ठीक है। राइट सर। सल्फर यूज एज रॉ मटेरियल फॉर फॉस्फोरस एसिड फर्टिलाइजर बाय प्रोडक्ट ऑफ द ऑयल रिफाइनरी। हाँ, ये भी सही लग रहा है। सही है। और कुछ है क्या यूरिया फर्टिलाइजर से न्यूज में? क्या है एनपीके का रेशियो? क्या होता है एनपीके का? 4:1 होता है, फॉरेस्ट 4:1 होता है सर, आई थिंक। 4:1। इंडिया का तो बहुत बड़ा है ना। हाँ हाँ, इंडिया का सर शायद 8:4:1 है, आई थिंक सर। ओके, ठीक है। चले क्या आगे? हाँ चलो। ये सियाचिन ग्लेशियर के बारे में दे रखा है यार, कहाँ पे है बताओ? ईस्ट सर ऑफ मैं आई वांट टू करेक्ट माई सेल्फ। इन 2017-18 एनपी की रेशो था 6:1। ओके, ठीक है। मतलब हम नाइट्रोजन ज्यादा मार रहे हैं, यूरिया वगैरह ज्यादा मार रहे हैं ना, मेन बात है। राइट 4:1 जो है वो आइडियल रेशियो है ना, कि आइडियल हाँ, ऐसा राइट रहना सर। चाहिए 4:1। अपना तो 22 है ना मनीष सर, मतलब कि हम लोग यूरिया वगैरह ज्यादा यूज करते हैं ना फर्टिलाइजर में, उसमें। अच्छा, राइट सर। ओके। सियाचिन ग्लेशियर का लोकेशन बताना है भाई। ईस्ट ऑफ एक्साइचिन है, ईस्ट ऑफ ले है, गिलजिट के नॉर्थ में, और नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। नुब्रा वैली के ऊपर। फर्स्ट तो आउट हो जाता है सर। नुब्रा वैली के ऊपर। ईस्ट ऑफ लेह ये भी आउट हो जाता है। नॉर्थ ऑफ गिलगिट, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। आई थिंक ये उसकी वजह से न्यूज में था, वो चाइनीज और इंडियन के बीच में जो फाइट चल रही थी उधर। अच्छा, टूरिस्ट के लिए भी ओपन किया था कुछ, तो ऐसे भी कुछ था न्यूज में। वो कौन सा एक वो रिवर थी जिसके चारों तरफ लड़ाई वड़ाई चल रही थी अपनी? प्यांगयांगसो। नहीं सर, वो तो लेक है। एक रिवर का नाम था ना, जो नुब्रा सियोक रिवर में आके मिलती थी ट्रिब्यूट। शोक वैली, शोक रिवर, शोक। नहीं सर, सियोक रिवर में तो आके मिलती थी वो एक रिवर, छोटी सी रिवर थी जिसकी तरफ लड़ाई हुई थी। लेट मी चेक। गलवान। राइट गालवान वो रिवर थी छोटी सी, जो सियोक में आके मिलती थी। गालवान रिवर के किनारे पे मतलब वो फाइट हुई थी छोटी मोटी। नुब्रा वैली कितना ऊपर, एक्साइचिन से भी ऊपर है क्या? देखो, इंडिया की सबसे ऊपरी प्लेस को बोलते दौलत ओल्ड बैगी, जहां पे सिर्फ हेलीकॉप्टर या कुछ एयरवेज से ही जा सकते हैं, एंड दैट इज अ स्ट्रेटेजिक पोजीशन इंडिया हैज। इसलिए हम पे वो लोग अटैक नहीं कर रहे, क्योंकि अगर हम वहां रहते हैं तो ऑलरेडी हम सियाचिन ग्लेशियर भी कैप्चर कर चुके हैं, और ये भी है। ऊपर रहने से हमें बेटर साइट मिलेगा एंड वी विल हैव स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। और इसके साथ साथ एक ऐसे एलाइड एग्जाम्स में कुछ आया था क्वेश्चन, मतलब 2019 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्या आया था, कहाँ नेशनल पार्क नहीं है, तो उसमें नुब्रा वैली वाज ऑप्शन। आप एक चीज ब्लाइंडली मान के चल सकते हो, जहां ये बॉर्डर वगैरह का चीजें चलते हैं वहां ऐसा नेशनल पार्क से चीजें नहीं होंगी। और सर एक ये है कि जो अपना दौलत बेग ओल्डी है, मतलब अपना नॉर्दर्न मोस्ट मिलिट्री कैंप है, वो कनेक्टेड है। एक रोड बनी हुई है 235 किलोमीटर की, दारबुक सियोक दौलत बेग ओल्डी। बीआरओ ने बनाया था ये, 2019 में बनाया था सर। हाँ सर, करेक्ट। इसी रोड के बाद तो लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट शुरू किया और अपोज किया कि हम लोग रोड बना रहे हैं। राइट सर। तो ये एक्साइचिन कहाँ है इससे, मतलब जो ग्लेशियर के, इसका क्या पोजीशन है?
अक्साई चीन सर अपना ही इंडिया का ही पार्ट है, लेकिन उस जो चाइना ने कवर कर रखा उसको उसने अपना एक नया प्रोविंस का नाम दे रखा, उसको अक्साई चीन बोलता है वो। नहीं See, यहाँ पे क्या है ना, if I'm not wrong, Aksai Chin was the area traded by Pakistan to China. नो सर यू आर रॉन्ग सर हियर। वो अलग है क्या? राइट सर, वो ये जो चाइना ने हमारा कवर किया हुआ है ना अपना ईस्टर्न लद्दाख, दैट्स हाँ दैट्स चाइना कॉल्ड दैट अक्साई चीन। हाँ, ओके ओके, उससे पहले ही कर रहा था। ओके, गॉट इट। पाकिस्तान ने दिया है उसे शक्सगम वैली कहते हैं। कौन सा वैली सक्षम सर? सक्षम पाकम सक्षम सक्शगम वैली। हाँ सही बोल रहे हो। ये जो वो चाइना पूरे ने एक्सपेंसिव वाला था कब्जाया हुआ है इंडिया से, पाकिस्तान ने जो बेसिक उनको दिया ना गिफ्ट में, वो सक्षम वैली है। ठीक है। बेसिकली कश्मीर का जो वेस्टर्न पार्ट है और ईस्टर्न पार्ट है, ऐसे दो में डिवाइडेड है। जो वेस्टर्न पार्ट है वो पाकिस्तान के पास है, ईस्टर्न पार्ट जो है वो चाइना के पास है। 1962 के वॉर में उन्होंने ईस्टर्न पार्ट जो था वो कैप्चर कर लिया था, एंड 1947 में ही पाकिस्तान ने वेस्टर्न पार्ट कश्मीर का आधा कैप्चर कर लिया था। तो उसमें सक्सगम वैली था जिसको चाइना बहुत स्ट्रेटेजिक मानता था, एंड उसने पाकिस्तान के साथ डील करके पाकिस्तान से वो टेरिटरी सीड कर लिया, एंड इंडिया ने उसको अपोज किया हुआ है। एंड जो अभी जो ये जो रोड जाता है वो वहीं से जाता है, जो अपना सीपेक जो है पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। एंड हाँ, बस ये कहना था। ओके ठीक है, थैंक यू। मूव करें क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे? ये स्क्रीन मुझे दिख नहीं रहा है, आप सबको दिख रहा है क्या? आप दिख रहा है, आप फिर से एक बार एग्जिट करके एंटर करो। मैं पढ़ता हूँ इधर से क्वेश्चन। हाँ पढ़ो पढ़ो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, जेट स्ट्रीम अकर्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली। तो स्टेटमेंट सीम्स रॉन्ग। फर्स्ट ऑफ ऑल, only some cyclone develops an eye. Third, the temperature inside the eye of a cyclone is nearly 10 degrees lesser than that of surrounding. आई के अंदर तो ज्यादा रहता है ना, क्योंकि लो प्रेशर एरिया बना रहेगा ना। राइट सर, लेकिन 10 डिग्री नियरली 10 डिग्री लेस है। 10 डिग्री आई थिंक काफी हाई होता है, 10 डिग्री लेस। नहीं, ज्यादा होना चाहिए ना उधर, तो ये बोल रहा हूँ मैं। 2 तो सही है, ऑप्शन 2 सही है, फर्स्ट रॉन्ग है, एलिमिनेट कर देंगे ए और डी। वो तो ठीक है यार। तो फिर तो आंसर ही नहीं बचा आई थिंक। वन तो रोंग ही है, क्योंकि साउथ में भी होते हैं ना जेट स्ट्रीम, इसमें तो ये तो वन तो हाँ wrong सही है। है ना, ओके ओके 2 सही है, तो ऑप्शन सी तो 2 है। वो 0 से 2 डिग्री वार्मर दिखा रहा है यार, ये 4 डिग्री नहीं होता। ठीक है, आई वाला जेट स्ट्रीम। 10 डिग्री टाइम ऑफ एसी काफी ज्यादा ही लगता है कि यहाँ 10 पे डिग्री। लिखा हुआ है ना कि आई टेम्परेचर जो होता है ना, वो अल्टीट्यूड ऑफ 12 किलोमीटर पे 10 डिग्री सेल्सियस वार्मर हो सकता है, बट सरफेस लेवल पे 0 to 2 डिग्री वार्मर लिखा है। ओके ओके, कोई जेट स्ट्रीम के बारे में बता दो कि एक दो लाइन में क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस है। जेट स्ट्रीम सर हायर एल्टीट्यूड पे फ्लो करती हैं और काफी ज्यादा विड्थ रहती है उनकी, और काफी ज्यादा मतलब पूरे सरकम अर्थ पे वो फ्लो करती हैं। और वेरी भी उनका डायरेक्शन तो चेंज नहीं होता, लेकिन उनकी पोजीशन चेंज होती रहती है डिपेंडिंग ऑन मतलब कि किस सीजन में है ऐसा। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी रहती है, सदर्न हेमिस्फीयर में भी रहती है। अब ये ट्रोपोस्फेयर में होती है ना, मतलब अपने पास तो नहीं रहती ना, ये ऊपर ही रहती है ना। हाँ सर, अमेरिका जो अपने लो प्रेशर जोन है ना सर, हाई प्रेशर जोन, उनके ऊपर फ्लो करती हैं ये।
परमानेंट होते हैं और टेम्परेरी होते हैं। दोनों जैसे होती है, राइट, वेस्ट दोनों होती है। फ्लो करती है। नाम वो बता दो इंडियन कौन कौन से। मानसून को भी इफेक्ट करती है। क्या बोल रहे हो? मानसून क्लाइमेट को भी इफेक्ट करती है जेट स्ट्रीम्स। राइट सर, मानसून क्लाइमेट ईस्टर्न, आई थिंक ईस्टर्न दोनों ही हैं। एक तो वेस्टर्न वाला भी है, वेस्टर्न जेट स्ट्रीम और ईस्टर्न जेट स्ट्रीम, दोनों ही इफेक्ट करती है मानसून को। मानसून जब ईस्टर्ली आता जेट है करते हैं इंडियन मानसून को। एक ये कौन सा नीचे कंट्री है ना, अफ्रीकन कंट्री, कौन सा है वो, सलामी सलोमी कौन सी यार, वहाँ का एक जेट स्ट्रीम है ना जो इंडियन सोमाली मानसून सर में। बोलिए बोलिए। मैडागास्कर। सोमाली बोल रहे हो क्या? सोमाली जेट स्ट्रीम। हाँ, सोमाली जेट स्ट्रीम होता है, उसको ही शायद ईस्टर्न जेट स्ट्रीम बोल देते हैं, टेम्परेरी आई थिंक वो ना। नहीं, वो ईस्टर्न जो नहीं नहीं, होता जेट वो वो। स्ट्रीम अलग है है। वो नॉर्दर्न जेट स्ट्रीम है, जो मानसून के टाइम स्प्लिट हो जाती है दो पार्ट में, एंड मानसून खत्म होने के बाद वो भी मर्ज हो जाती है, एक ही हो जाती है। ओके। थोड़ा देखना पड़ेगा। वो तो जेट स्ट्रीम है, प्रॉपर जेट स्ट्रीम। वो ये लेकिन ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम वो सुलामी वाला है ना, वो वाला टेम्परेरी होता है मेरे हिसाब से। तो वो मेरा हाँ हाँ, जो वो वेस्टर्न टेम्पररी है ना, होता वो है। निकलता है, वही करता है अपने मानसून को। जेट स्ट्रीम्स हाँ टेम्परेरी नहीं होता है, जेट स्ट्रीम परमानेंट होते हैं, उनके वो जो फ्लो होता है ना वो वेरी होता रहता जी सर, मतलब ये हाँ। जो एक ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ना, वो टेम्पररी है, वो जो मानसून को जो इफेक्ट करता है। है। हाँ, मानसून वाला जो है ना वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, और मानसून खत्म होने के बाद फिर से एक हो जाता है। ओके नहीं नहीं, मानसून में भी ना दो जेट स्ट्रीम काम करता है। एक तो जो आप बोल रहे हो वो दो पार्ट में स्ट्रिप वो स्प्लिट होता है, उसको मानसून ब्रेक बोलते हैं। और एक जो इंटेंसिफाई करता है मानसून को, ये जो सर बोल रहे हैं ना, वो ईस्टर्न जेट स्ट्रीम है और सोमाली जेट स्ट्रीम है, जो कि टेम्पररी होता है। जो परमानेंट वाला वो तो तिब्बत के पास होता है ना यार, अपने वाला जो आप बोल रहे हो ना हाँ सर। हाँ, वो तिब्बत वाला। हाँ हाँ, करेक्ट। तिब्बत में होता है वो तो। परमानेंट के नाम बता दो यार, क्या क्या है, भूल गया मैं तो। हाँ ये रहा, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट अफ्रीकन बोलते हैं इसको। सर ये परमानेंट नहीं है, ये तो हाँ ये टेम्परेरी वाले हैं टेम्परेरी ना। होता है। हाँ वही बोल रहा हूँ ना मैं, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट इंडियन मानसून के लिए होता है ये। अच्छा यार ये चीज कहाँ दी हुई है, सोमाली जेट वगैरह ये सब? ये कहीं सर, ये एनसीईआरटी में तो नहीं है ना शायद? मुनाल में देखा मैंने, वहां पढ़ा था तो उन्होंने अच्छे से ये शायद बता रखा है ना। एनसीईआरटी में नहीं है शायद ये चीज ना। एनसीईआरटी में भी एनसीईआरटी है सर, मानसून जो मानसून के बारे में बताते हैं, उसमें 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, उसमें कौन कौन से फैक्टर हैं। तो थर्ड ठीक है पॉइंट जो जेट स्ट्रीम वाला सर। बट ये उन्होंने ईस्टर्न जेट दे रखा, लेकिन ये नहीं दे रखा, तो मैं बता रहा हूँ तीसरे वाला वो नहीं दिया उन्होंने। हाँ, इतने डिटेल्ड में नहीं है सर इसमें। इंडियन फिजिकल में है बट इतना नहीं दे रखा, उन्होंने बता के निकल गए हैं, समझाया नहीं है डिटेल से पकड़ के। ठीक है चलो ओके। ये लोअर ट्रोपोस्फियर में होता है क्या? हाँ ये वाला नीचे ही रहता है ना, क्योंकि टेम्परेरी रहता है, तभी तो मानसून इफेक्ट करता है अपने को। तो नीचे रहेगा तो उसको फिर जेट स्ट्रीम कैसे बोलेंगे? स्पीड की वजह से होता होगा ना वो तो, मतलब तभी टेम्परेरी बोल रहे हैं ना। अच्छा, स्पीड तो इसका 94 kph है, ये तो बहुत कम है ना। हाँ ऊपर वाला तो 300 के आसपास होता है ना, 150 से 300 के बीच में समथिंग। करेक्ट, शायद उतना ही होता है, दिया ही नहीं है आपने, ठीक है। डीप में नहीं जाना चाहिए। नहीं मतलब मुझे ये डाउट था कि इसको जेट स्ट्रीम बोलते ही क्यों है? एक तो स्पीड नहीं है ज्यादा, एक ऊपर भी नहीं है। सर जेट स्ट्रीम बोलने का इसका रीजन वो है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ना इसने कुछ ऑब्स्ट्रक्ट किया था टू द फ्लाइट ऑफ मतलब एरोप्लेन्स, तो फाइंडिंग वहां से हुई थी, तो इसलिए इसे जेट स्ट्रीम बोलते हैं। और ये इक्वेटर के पास में मिलता है, 5 डिग्री टू 20 डिग्री नॉर्थ, सब ट्रॉपिकल में, मतलब ये ट्रॉपिकल में पूरे सॉरी। वर्ल्ड के क्लाइमेट को इम्पैक्ट करता है, जो सर्कुलेशंस है उसको सबको इम्पैक्ट करता है, और मॉनसून को एक बहुत इम्पैक्ट करता है। एंड
वो जो आपने बोला वो बहुत सही था कि वो वर्ल्ड वॉर के टाइम वो जेट्स थे, वो जब उस पर्टिकुलर जोन में जाते थे तो बहुत हाई स्पीड में वो भागना शुरू करते थे, एंड जब उससे बाहर निकल जाते थे तो बहुत स्लो होते थे। तो पता नहीं था लोगों को कि ये फिनोमेनन है क्या, तो उसको जेट नाम दे दिया, जेट स्ट्रीम्स। सोमाली जेट टेम्परेरी है ये। यार ये पीएमएफ आईएएस वाले ने बहुत बढ़िया नोट्स बनाए यार। साइक्लोन का भी देख लो एक बार। साइक्लोन का ट्रॉपिकल एरियाज में रहते हैं, वायलेंट विंड है, वेरी हेवी रेनफॉल आता है, कोई कंडीशन फ्लोर बता दो सर, सर्कुलेशन है, क्या होगा? 3-4 रैपिड कंडीशन अपवर्ड होती है मूवमेंट ना। ऑफ हॉट एयर है, कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ वर्टिकल डिफरेंशिएशन होना चाहिए ना, वर्टिकल क्या बोलते हैं उसको, जो भी है। एंटी क्लॉकवाइज होते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, क्लॉकवाइज होते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में। ये लो कंडीशंस, सी सरफेस टेम्परेचर लार्ज होना चाहिए 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, कोरियोलिस होना चाहिए, स्मॉल वेरिएशन इन वर्टिकल विंड स्पीड, प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया, अपर डाइवर्जेंस अबाउट द सेम सी लेवल। हाँ, तभी तो विंड आते जाते रहेंगे। Why tropical cyclones form on the western margins of the oceans? वेस्ट या ईस्ट? अच्छा वेस्टर्न मतलब पता नहीं भाई। वो नॉर्दर्न और सदर्न क्या हेमिस्फीयर क्वेश्चन के है? हिसाब से वेरी होता है। ये रहता है ना कि उधर वेस्ट की साइड मतलब पानी वानी गर्म रहता है ना ज्यादा, वो लिंक कर रहा है क्या? ये क्या बोल रहा है? सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं ना साइक्लोन, तो वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं। तो इसके लिए इंडियन ओशन में भी स्पेशली बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट होते हैं, और इंडिया के ईस्ट कोस्ट पे ज्यादा करके साइक्लोन स्ट्राइक करते हैं कंपेयर टू वेस्ट कोस्ट। ठीक, बट आजकल को नंबर इनका भी बढ़ रहा है ना आजकल तो। क्या बढ़ रहा है? मतलब नंबर ऑफ साइक्लोन बढ़ रहे हैं ना अरेबियन सी वाले इलाके में भी अपने। नहीं, वो एक्चुअली क्या होता है, वो बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट होते हैं। वो इंडिया का सदर्न टिप क्रॉस करके वो फिर से ये होते हैं, स्ट्रेंथन होते हैं, और फिर वो घूम के सदर्न टिप से वो पूरा वेस्टर्न कोस्ट घूम के गुजरात में जाके एंड होते हैं। और जब साइक्लोन जब लैंड की तरफ आता है तो उसको लैंडफॉल बोलते हैं, क्योंकि जब वो लैंड को स्ट्राइक करता है उसका पूरा जो एनर्जी है वो खत्म हो जाता है, और फिर वो कुछ टाइम बाद डिसिपेट हो जाता है। मगर अगर वो सदर्न टिप हमारा नैरो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, तो वो कुछ टाइम के लिए वीक हो जाते हैं, और फिर से जब वो पेनिसुला क्रॉस करके जब अरेबियन सी की तरफ जाते हैं वो फिर से स्ट्रेंथन हो जाते हैं। तो इसीलिए हमने देखा रहेगा कि सदर्न कोस्ट में पूरा बहुत डैमेज करते हुए आते हैं। गोवा, महाराष्ट्र एंड देन गुजरात में भी बहुत हेवी रेनफॉल होता है। ओके सर। दृश्यम करे कुछ क्या? ज्यादा ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है इन्होंने। पढ़ लो आप सर, मजे में आ गए। हाँ सर, हो गया सर, आ नोट्स जाओ। ज्यादा होने वाले, ऐसा लग रहा है फालतू में नोट्स बना लिए। रिकॉर्डिंग बंद कर दूं? हाँ कर दो, करो।